हेलो, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। कल हम लोगों ने देखा था किसी ऑपरेंड मॉडल में कौन कौन सा कंडीशन होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पहले से जानकारी होना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था रूपांतरण ट्रांसक्रिप्शन क्या है, पराक्रमण ट्रांसडक्शन क्या है, संयुग्मन क्या है, अभिप्रेरण या इंडक्शन क्या होता है, दमन या रिप्रेशन क्या होता है। इसके साथ नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन के बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। आज हम पूरी तरह से जो जैकब और मोनोद के द्वारा जो तैयार किया गया था ऑपरेंड मॉडल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज हम लैक ऑपरेंड मॉडल का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि इस्चेरिशिया कोलाई में लैक्टोज का जो विघटन होता है तो 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है, एक एंजाइम नहीं। इस्चेरिशिया कोलाई में अगर लैक्टोज दिया जाएगा, दूध में जो ग्लूकोज होता है लैक्टोज, तो इसमें 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है और समन्वित रूप से, मतलब एक साथ ये संश्लेषित होते हैं और इसी इकाई को लैक ऑपरेंड का नाम दिया गया है। लैक ऑपरेंड, ऑपरेंड तो समझ में आ गया कि ऑपरेंड जीनों का समूह है। और लैक ऑपरेंड क्यों नाम दिया? LAC भी इसको कहा जाता है, लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज का नाम आप जानते हैं LACTOS से होता है ना? तो ये हो गया लैक्टोज, इसीलिए इसका नाम पड़ा लैक ऑपरेंड, है ना। लैक ऑपरेंड की अगर बात करें तो देखिए इसमें 3 तरह के जीन होते हैं। जीन की अगर प्रकार की अभी बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा, है ना। 3 प्रकार। पहला कौन होता है समझेंगे, हमने पूछ पड़ा, नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन। नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन, पर इसी को समझने की क्या है नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन क्या होता है। तो इस प्रकार के जीन से आप समझिए कि ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब ऐसे प्रोटीन बनते हैं नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन के द्वारा, जो या तो ऑपरेंड मॉडल को या तो अवरोधक के रूप में कार्य करेंगे या रिप्रेसर। अवरोधक को ही क्या कहेंगे? रिप्रेसर कहते हैं, जो क्या कर देगा, पूरे ऑपरेंड मॉडल को जो जीन है उसको सुता देगा। रिप्रेसर भी बताया था कि दमनकारी करता है, या निष्क्रिय एपो रिप्रेसर बनेगा, सह दमनकारी बन जाएगा, यानी किसी के साथ मिलकर, है ना, वह दमनकारी का कार्य करेगा। ऐसे रेगुलेटरी जीन को निरोधक जीन भी कहेंगे। क्यों निरोधक जीन? क्योंकि ऑपरेंड मॉडल को जीन को काम नहीं करने देगा। रिप्रेसर प्रोटीन 2 रूपों में काम करते हैं जी। एक तो अभी मैंने बताया, प्रेरक जब रिप्रेसर से जुड़ जाता है, प्रेरक जब रिप्रेसर से जुड़ जाता है तो क्या होता है? जब प्रेरक, यानी ये प्रेरक, अच्छा मिटा दिया मैंने, जो जीन को जगाता है, और रिप्रेसर दमनकारी, जो जीन को क्या करता है? सुलाता है ना। तो जब प्रेरक प्रोटीन रिप्रेसर से जुड़ जाता है तो रिप्रेसर के अणु को इस प्रकार विकृत कर देता है कि अब ऑपरेटर साइट, यानी जहां ऑपरेंड का जहां ऑपरेटर रहता है, हमने पढ़ेंगे भी कि ऑपरेटर जीन किसको कहेंगे। ऑपरेटर जीन में ही एंजाइम पैदा करने वाले असली एंजाइम
जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को एक्टिव रखेंगे, तो वहाँ पर ऑपरेटर साइट होगा है, ऑपरेटर जीन को नहीं पहचान पाता है वो, अब पहचानेगा नहीं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑपरेन चालू रहेगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण होगा, जीन जगह पर रहेगा। और यदि प्रेरक प्रोटीन की अनुपस्थिति में, प्रेरक जो प्रोटीन है अगर वह नहीं जाए, तो वह जो दमनकारी जीन है, रिप्रेसर है, वह क्या करेगा, सक्रिय रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देगा, जिससे कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं होगा। मैसेंजर आरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है ना जी, तो आरएनए पॉलीमरेज के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देगा। इसके चलते क्या होगा कि संरचनात्मक जीन नहीं बना पाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। एक प्रेरक की उपस्थिति में रिप्रेसर यानी दमनकारी प्रोटीन अगर इससे बंद कर प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है, याद रखिएगा, IRC मतलब इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है, को रिप्रेसर बनाता है। इसी को हम लोग को रिप्रेसर यानी सहदमनकारी कहते हैं। सहदमनकारी कब कहा जाता है, सहदमनकारी याद रखिए, सहदमनकारी, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरक और प्लस दमनकारी, ये दोनों मिलकर सहदमनकारी यानी को रिप्रेसर करते हैं। ये इसे अप्रभावी बना देता है, यह ऑपरेटर जीन से नहीं बन पाता है एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यह ऑपरेटर जीन से बंद कर मैसेंजर आरएनए को बाधित नहीं कर सकता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण बनना शुरू होता है। प्रोटीन संश्लेषण बनता है को रिप्रेसर के द्वारा। क्यों, प्रेरक आ गया, अब दमनकारी को तोड़ देगा, को रिप्रेसर हो गया, एक दोनों के साथ रहते हैं, तोड़ेगा क्या मतलब एक दूसरे के साथ में प्रोटीन का बनना शुरू होता है ना। तो नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन के बाद उसमें दूसरा जो टाइप का जो जीन होता है उसको हम लोग समझें प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन, ये प्रोमोटर जीन क्या होता है, तो यह जो जीन होता है ऑपरेन का आरंभिक बिंदु होता है, पहले आरंभिक बिंदु होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज इसी से जुड़ा रहता है, प्रोमोटर जीन से, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहेगा, यानी प्रोमोटर जीन जो है एक्टिव रहेगा आरएनए पॉलीमरेज से, तब मैसेंजर आरएनए का निर्माण शुरू। यही संरचनात्मक जीन के ट्रांसक्रिप्शन का आरंभ करता है, अर्थात मैसेंजर आरएनए को बनने को नियंत्रित करता है। कौन, प्रोमोटर जीन है। इसके बाद एक और जीन की बात करूंगा, ऑपरेटर जीन। अभी मैं चर्चा किए भी, ऑपरेटर जीन क्या होता है। यह प्रथम संरचनात्मक जीन के ठीक बगल में रहता है। संरचनात्मक जीन की भी चर्चा करूंगा। यह या तो नियंत्रक अणु, नियंत्रक अणु कौन, ये नियंत्रक अणु, तो यह या तो नियंत्रक अणु से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू करने में मदद करेगा,
और नहीं तो रिप्रेसर प्रोटीन से मिलकर क्या करेगा, बाधित कर देगी क्रिया, मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं करेगा, है ना। यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, है ना। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यानी मैसेंजर आरएनए का जब निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के मार्ग में अवरोध का कार्य जब उत्पन्न हो जाएगा तो ऑपरेंट जीन और संबंधित जीन के समूह को क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ऑपरेटर जीन और ऑपरेटर जीन मतलब जीन जो मैसेंजर आरएनए को निर्माण की क्रिया में सहायक भी हो सकता है और तोड़ भी सकता है। यह डिपेंड करता है किसके साथ बनता है, प्रेरक प्रोटीन के साथ बनता है ना, कि किसके साथ बनता है। अब देखते हैं संरचनात्मक जीन क्या होता है ना। संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन देखिए ये रेगुलेटरी जीन हुआ, उसके बाद हमने बताया प्रोमोटर जीन, उसके बाद बताया ऑपरेटर जीन। अब चौथा जो जीन बरकार बता रहा हूँ ये सब इस कोलाई में, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। यही जो है प्रोटीन संश्लेषण से सीधे तौर पर मतलब संबंधित रहता है। मतलब यही मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है यही करते हैं, यानी यही सारे एंजाइम्स बनाएंगे। किसी पाथ में जितने प्रकार के एंजाइम्स की जरूरत होगी, प्रोटीन की जरूरत होगी, उतना ही प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन होंगे, संरचनात्मक जीन होंगे। इसी के द्वारा मैसेंजर आरएनए एवं पुनः प्रोटीन के अमीनो अम्ल का निर्धारण भी होता है। मैसेंजर आरएनए कैसा है तो अमीनो अम्ल कैसा होगा तो प्रोटीन कैसा होगा। और मैंने बताया कि किसी मेटाबॉलिक पाथ में जितने प्रकार के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं, जितने प्रकार के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है उतने प्रकार के ही स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। अभी इसका उदाहरण भी लूंगा, लैक ऑपरेट है ना। हर एक संरचनात्मक जीव स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होता है, या जब स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होगा तो मोनोसिस्टोनिक हो जाएगा। लेकिन जब संयुक्त रूप से ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन और नियंत्रक रेगुलेटरी जीन के द्वारा जब ये ऑपरेट होंगे मैसेंजर आरएनए के द्वारा, तो इस प्रकार के सिस्टम को ही क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कहते हैं। और पॉलीसिस्टोनिक के द्वारा जो है मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने। स्ट्रक्चर जी लैक ऑपरेट का यह उदाहरण है, यानी लैक्टोज जब इस्चेरिशिया कोलाई में जाता है, लैक्टोज, तो यह कैसे इंड्यूसर की तरह कार्य करता है। लैक्टोज इंड्यूसर की तरह कार्य करेगा, यानी प्रेरक की तरह कार्य करेगा। हम जानते हैं लैक्टोज कैसे पचेगा, इसको पचाने के लिए कौन कौन सा चीज चाहिए ये भी याद रखिए। सबसे पहले जानिए कि इसको पूरी तरह से कार्य करने के लिए 3 एंजाइम्स चाहिए, और 3 एंजाइम्स को बनाने के लिए देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो मान लीजिए
ये ऑपरेन है, यानी डीएनए का खंड है ना। इस डीएनए के खंड में जीन होंगे अलग अलग। पहले कौन कौन सा बताया था? नियंत्रक, रेगुलेटरी जीन, ये है रेगुलेटरी जीन। उसके बाद हमने क्या कहा था? प्रोमोटर जीन, याद कीजिए आप। इसके बाद हमने क्या कहा था? ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। और ऑपरेटर जीन के बाद, ऑपरेटर जीन के बाद मैंने क्या कहा था? स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन के साथ मैंने खास चीज बताया था। क्या बताया था खास चीज? कि किसी मेटाबॉलिक पाथ में जितने प्रकार के एंजाइम्स होंगे, जितने भी प्रकार के एंजाइम्स होंगे, जरूरत होगी उतने ही प्रकार के मेटाबॉलिक पाथ होंगे। तो लैक ऑपरेन में 3 जीन्स की पहचान की गई, जिनको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। और उनका नाम दिया गया, चूंकि लैक्टोज से संबंधित है, उनका नाम दिया गया लैक-जेट। फिर उसके बाद एक और जीन मिला जिसका नाम है लैक-वाई, और तीसरा मिला लैक-ए। और इन तीनों को ही क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन, है ना। अब इसी पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्या है? किस चीज पर है? ये सारे जीन किसमें होंगे? ये क्या है प्रकार की? ये दोनों लड़ी है, डीएनए के टुकड़े हैं ये, है ना। अब इसमें समझिए कौन सा एंजाइम बनाता है। बुक में दिया है। ये जो है लैक-जेट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का नाम मैंने बताया था, जो लैक्टोज को 2 खंडों में तोड़ता है। किसमें किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो यह जो है लैक-जेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की उत्पत्ति करेगा। उसके बाद लैक-वाई है, यह एक बनाएगा परमिएज एंजाइम। और तीसरा जो है वह है ट्रांस एसिटिलेज, ये बनेगा ट्रांस एसिटिलाइज, एसिटिलेज, है ना। ये 3 प्रकार के एंजाइम्स है जो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है बनाते हैं। और लैक्टोज जो शुगर है, डाइसैकराइड, उस तीनों के मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों मतलब लैक्टोज के पूरी तरह से संपूर्ण रूप से उसका अगर करना है निष्पादन, पचाना है, तो ये 3 प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है ना।
कैसे होता है, ऑपरेन मॉडल कैसे काम करेगा फिर। तो देखिए ऑपरेटर जीन के, देखिए स्विच ऑन कैसे होगा, इसको समझिए। ऑपरेटर जीन ये है कि क्रियाशील होने से, यह जब क्रियाशील होगा तो संरचनात्मक जीन आरंभ होगा। यह अगर क्रियाशील नहीं होगा तो संरचनात्मक जीन क्रियाशील नहीं होगा। पहली बात याद रखिए। नंबर 1 हमने क्या बात कहा, एक एक लाइन लिखिएगा जरूर नोट्स में, और चैट में मुझे स्पेशल भेजिएगा। ऑपरेटर जीन जब एक्टिव होगा तब जाकर स्ट्रक्चरल जीन वर्क करेंगे, याद हो गया पहली बात। और मैंने क्या बताया था, प्रोमोटर जीन के पास क्या रहता है, मैसेंजर आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज होता है, यह भी याद रखिएगा। दूसरा बात, पहला बात क्या बताया है कि ऑपरेटर जीन जब एक्टिव होगा तो स्ट्रक्चर जीन एक्टिव होगा, ठीक। प्रोमोटर जीन के पास होता है आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान दीजिए, है ना। अब अगर नियंत्रक या निरोधक जीन, नियंत्रक जीन कौन, सॉरी रेगुलेटरी जीन, या रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण अगर हो जाए, यानी दमनकारी प्रोटीन अगर बन जाए, तो ऑपरेटर जीन से बंध जाए। कौन, क्या बंध जाए, अगर कोई बन गया रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर जीन को हिंदी में दमनकारी लिखा है ना, दमनकारी, यह रेगुलेटर जीन क्या कर दे, दमनकारी प्रोटीन अगर बना दे, ठीक, याद रखिएगा। दमनकारी जीन जब बन जाए तो ऑपरेटर जीन से बंध जाए, या दमनकारी ऑपरेटर जीन से बंध जाए तो क्या होगा, यह आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, प्रोमोटर जीन बंद होगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, मैसेंजर आरएनए आगे बढ़ेगा, संरचनात्मक जीन नहीं। तो इस स्थिति में यह ऑपरेट मॉडल क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ, कोई काम नहीं। दूसरी स्थिति में अगर प्रेरक यानी लैक्टोज को ही मान लिया जाए, मैंने बताया था कि प्रेरक इंड्यूसर के रूप में लैक्टोज हो, अगर या रेगुलेटरी जीन अगर लैक्टोज बना दिया या लैक्टोज आ गया तो क्या होगा, यह रिप्रेशन दमनकारी से, लैक्टोज अगर आ गया तो दमनकारी से बंधेगा तो जरूर, लेकिन यह स्व-अवरोधक का कार्य करता है। स्व-अवरोधक का मैंने बताया, दमनकारी प्लस लैक्टोज, ये अब मिलकर ये दूसरा आकृति बना रहा है, पहला वाला आकृति नहीं, चीज वही है। दमनकारी प्लस लैक्टोज अगर ये मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, सहदमनकारी, है ना। तथा ऑपरेटर जीन के कार्य को अवरुद्ध करने की स्थिति में नहीं रह पाता, यानी यह सहदमनकारी जो आ गया, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि लैक्टोज आने के बाद दमनकारी का अस्तित्व उतना बढ़िया नहीं रह जाता। यह प्रोमोटर जीन जो है यह अब सहदमनकारी को पहचान नहीं पाता है, तो इस तरह से क्या होगा, तो यह अब आरएनए पॉलीमरेज लैक्टोज को पहचान कर कार्य करेगा और मैसेंजर आरएनए बनेगा, और यह मैसेंजर आरएनए अब आगे बढ़ जाएगा संरचनात्मक जीन की तरफ।
है ना। और संरचनात्मक जीन तक बढ़ते बढ़ते ये तीनों प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। समझ में, ये तीनों प्रोटीन। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? पहले वाली स्थिति जो हमने बताया था स्विच ऑफ था। अब जब मैसेंजर आरएनए बना और ये तीनों एंजाइम्स बनने लगे तो इस कंडीशन को कहते हैं स्विच ऑन कंडीशन। अब आरएनए पॉलीमरेज अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा ऑपरेंड मॉडल स्विच ऑन की स्थिति में आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा मैसेंजर आरएनए का अब निर्माण होगा और अब मैसेंजर आरएनए फिर क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। प्रेरणीय तंत्र में हमने क्या देखा? सक्रिय ये रिप्रेसर अवरोधक था और प्रेरक ये मिलकर ये भी बना सदमनकारी, लेकिन इसको निष्क्रिय रिप्रेसर कहेंगे। मतलब कोई काम नहीं करेगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा, है ना। दमनकारी तंत्र में हमने क्या देखा था? निष्क्रिय एपो रिप्रेसर और सह रिप्रेसर। मतलब सह रिप्रेसर के साथ एक और निष्क्रिय अगर एपो रिप्रेसर आ जाए तो सक्रिय रिप्रेसर बन जाएगा, एक और प्रोटीन अगर आ जाएगा। दमनकारी तंत्र भी होता है, इसका एक उदाहरण है ट्रिप्टोफैन ऑपरेन, जिसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, है ना। आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है, देखिए ZYA जीन लैक प्रचालेक दमनकारी प्रचालेक शब्द जो दिया हुआ है ऑपरेन के लिए, ओपेरॉन के लिए, इसमें ओपेरॉन लिखा है, ओपेरॉन के लिए प्रयोग किया गया है एनसीईआरटी पुस्तक में। डाइसैकेराइड लैक्टोज इसमें भी लिखा है, मैंने बताया। और इसमें मैं ये बताना चाहता कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसको शॉर्ट में हम लोग बीटा गैल भी लिखते हैं। बीटा गैल याद रखिएगा। दूसरी बात कि यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है? तो यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वह लैक्टोज को जलीय विघटन करके ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में चेंज करता है, जो मैं बता रहा हूँ यही। और दूसरा जो एंजाइम है, सॉरी लैक वाई है, यह परमिएज एंजाइम का संश्लेषण करता है। ये परमिएज एंजाइम जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमीयता को बढ़ाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो है वह कोशिका के अंदर जाए तो इसके लिए परमिएज एंजाइम जरूरी है। परमिएज एंजाइम नहीं बनेगा तो किसी कोशिका के अंदर लैक्टोज का जलीय विघटन करने के लिए बीटा ग्लाइकोसाइडेज प्रवेश नहीं कर सकता है। सो बीटा ग्लाइकोसाइडेज को काम करने के लिए परमिएज की भी आवश्यकता है, बिना परमिएज का नहीं हो सकता। और दूसरा कि ए के द्वारा ट्रांस एसिटिलेज मैं बताया था यह बनता है ना। और ट्रांस एसिटिलेज जो है क्या करता है? यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज को दोनों को अलग अलग भागों में तोड़ता है ना, चेंजिंग लाता है, दो इससे ग्लूकोज बनते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये तीनों एंजाइम का मिलना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लैक्टोज टूटे और लैक्टोज के बाद जो है यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज बने तो ये तीनों एंजाइम्स बनना चाहिए। और तीनों एंजाइम्स के लिए तीनों ये जो स्ट्रक्चर जिन्हें इनको काम करना चाहिए, और इनको काम करने के लिए यह प्रोमोटर जीन्स और ऑपरेटर जीन्स को काम करना चाहिए, है ना। रेगुलेटर जीन दो प्रकार का बनाएगा, दमनकारी और इंड्यूसर।
है ना। तो अभी हमने क्या बताया कि जब दमनकारी रहेगा, ऑफ की स्थिति में क्या होता है, फिर एक बार कि दमनकारी रहेगा तो दमनकारी क्या करेगा, ऑपरेटर जिन के साथ बन जाएगा। तो ऑपरेटर जिन के साथ बनेगा तो यह प्रोमोटर जिन काम नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज कार्य नहीं करेगा, इससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं होगा। मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं होगा तो इस स्ट्रक्चरल जिन से कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, और इस कंडीशन को स्विच ऑफ की कंडीशन कही जाती है। अब ये बताया कि अगर दमनकारी बनाया और एक प्रेरक भी आ गया, यानी लैक्टोज अगर इंड्यूसर आ गया, तो इससे जो बनेगा वह स्वदमनकारी है ना, एक रूप से बन जाएगा। और इसको इनएक्टिव रिप्रेसर भी कर सकते हैं। रिप्रेसर तो है, दमनकारी तो है, लेकिन यह दमनकारी क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। और यह निष्क्रिय दमनकारी अब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। यह प्रोमोटर जिन के पास, ऑपरेटर जिन के कुछ नहीं करेगा। अब प्रोमोटर जिन क्या करेगा, लैक्टोज को देखकर आरएनए पॉलीमरेज को ऑर्डर दे देगा, आरएनए पॉलीमरेज से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। मैसेंजर आरएनए का निर्माण जब हो जाएगा तो फिर से प्रोटीन का बनना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन बन जाएगा यानी ये एंजाइम्स मतलब बन जाएंगे, तो लैक्टोज का पाचन हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म चालू मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को स्विच ऑन की कंडीशन कही जाती है। ये था आपका लैक ऑपरेंट मॉडल जो हमने बताया था। इस पूरे को आप लोग बढ़िया से लिख कर भी लाएंगे। फिर से एक बार आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखता हूँ। लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलाक्टोसाइटेज के लिए क्रिया आधार का कार्य करता है। लैक्टोज एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइटेज के लिए क्रिया आधार का काम करेगा, यानी कि बीटा गैलाक्टोसेज किस पर काम करेगा, लैक्टोज पर काम करेगा, जो प्रचलिक यानी ऑपरेंट की सक्रियता को आरंभ या निष्क्रिय समाप्ति को नियमित भी करता है, और इसीलिए इसे प्रेरक कहा जाता है, जो हमने बता चुका है कि लैक्टोज को इंड्यूसर कहा जाता है। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की उपस्थिति में यदि जीवाणु के समग्र मात्रा में लैक्टोज अगर डाल दिया जाए, जो हमने बताया था कल भी, अगर लैक्टोज डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, परमिएट की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करेगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, है ना। इसके बाद लैक्टोज प्रचलिक अब काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो प्रचलिक का दमनकारी आई जीन, दमनकारी यानी ये रेगुलेटरी जीन है ना, हमेशा तो ये उपस्थित रहता है। तो यह क्या करेगा, दमनकारी प्रोटीन प्रचलिक के प्रचालक स्थल से बंद कर, इतना हिंदी दे दिया है, आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देगा। यह दमनकारी जब जाएगा तो इसके साथ बन जाएगा, किसके साथ, प्रोमोटर जिन के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज का कार्य जो है बाधित कर देगा। और बाधित कर देगा तो क्या होगा, फिर आप समझ सकते हैं, प्रेरक जैसे लैक्टोज की उपस्थिति में अगर लैक्टोज आ जाए तब क्या होगा, तो लैक्टोज आ जाएगा तो दमनकारी प्रेरक को क्रिया आधार निष्क्रिय हो जाता है, मतलब दमनकारी निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। निष्क्रिय दमनकारी यानी इनएक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा। और अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाती है। लैक प्रचलिक के नियमन को इस क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण से निरूपित किया जा सकता है। लैक प्रचलिक किए ग्लूकोज का गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, है ना। लैक प्रचलिक ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी मैंने बताया था। यह कारण भी बताना है कि इसको उपस्थिति, लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक प्रचलिक अभिव्यक्त हो सकता है, कब तक, जब रेगुलेटरी जीन को या प्रोमोटर जीन को, जो इसका अंत जो उत्पाद है ग्लूकोज या गैलेक्टोज, जब तक नहीं मिल जाता है। गैलेक्टोज जहां इसको मिला तो समझ जाएगा अब एंजाइम्स बनाने की जरूरत नहीं है, यह स्विच ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। दमनकारी द्वारा लैक प्रचलिक के नियमन को ये ऋणात्मक नियमन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेंट मॉडल बंद रहता है और इसमें कोई भी किसी भी एंजाइम्स का मतलब काम नहीं होता है, मैसेंजर रहने से कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। लैक प्रचलिक धनात्मक नियमन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर पर इसके बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं की जाएगी। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है ना। पॉजिटिव रेगुलेशन कब होगा, जब लैक्टोज मिलेगा तब, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना भी है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।